गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। आज हम लोग रिस्क असेसमेंट की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और ये तकरीबन 4-5 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस ट्रेनिंग पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक। पहले मैं अपने आप के बारे में बताऊँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ। ये इंस्टीट्यूट पैसिफिक या फिश एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर में काम करता है। इस फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड भी है और इस वक्त हमारे पास मतलब कई प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा बहुत सारे प्रोग्राम है। इसमें एक प्रोग्राम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में एजुकेट कराना है। इसके लिए हम बहुत सारे सोशल वेलफेयर सेफ्टी के प्रोग्राम भी चलाते हैं, अवेयरनेस सेफ्टी अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं। मैं तकरीबन यहाँ 4 साल से इसमें एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ साल सऊदी अरब में और उससे पहले कुछ साल अफ्रीका और कतर वगैरह में काम किया है। करीब 8-10 साल मैंने दुबई में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो तकरीबन ये 18-20 साल का एक्सपीरियंस है छोटा सा मेरे पास सेफ्टी का। और उसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ज्वाइन किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो नॉलेज मिले जो मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे मतलब हासिल किए। तो पहला जो काम है ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताऊँ, इंस्टीट्यूट हमारा तकरीबन 10 साल से ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और कई अवार्ड्स भी हमको मिल चुके हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर। इंस्टीट्यूट कोई छोटा सा 1 कमरे 2 कमरे का इंस्टीट्यूट भी नहीं है। यहाँ पर पूरा एक फैसिलिटी है, पूरा इंस्टीट्यूशन है। ऑफिसेज हैं, प्रैक्टिकल एरियाज़ हैं, लाइब्रेरी है, ट्रेनिंग रूम है, हॉस्टल है, नहीं सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन इंडिया भर से हर जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की स्टडी के लिए कंप्यूटर एजुकेशन भी यहाँ पे दी जाती है। यानी आप यहाँ पे आते हैं तो आप एक फुल फ्लेज सेफ्टी ऑफिसर बन के निकलते हैं और इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आपको मिल जाता है कि एक जनरली जो नए सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं 3-4 साल के एक्सपीरियंस उस लेवल पे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से निकलते हो, ठीक। अब हमारा जो ट्रेनिंग है इसका पर्पज़ मैं आपको बताऊँ। ये एक ऐसा इशू है रिस्क असेसमेंट जो हर सेफ्टी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। हर आदमी जो सेफ्टी प्रोफेशन में है वो रिस्क असेसमेंट को समझता है, लेकिन हर आदमी कर नहीं पाता या हर आदमी रिस्क असेसमेंट बना नहीं पाता, है ना। और इसीलिए अच्छा ये चूँकि ये फीडबैक रेगुलरली मिलता है और बहुत सारे अभी तो ब्रिटिश कोर्सेज भी हैं जहाँ पर ये एक रिक्वायरमेंट है आपको बनाना है, या आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी की है, तो ये आपको करना आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि हमारा बेसिक काम ये है एक्सीडेंट कंट्रोल या एक्सीडेंट प्रिवेंशन या इंसिडेंट कंट्रोल को करना, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको पहले से, यानी क्योंकि हम तो स्टडी यही करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट अपने इंजीनियर्स से या अपने जो और स्टाफ है उनसे नहीं कर सकते। उनकी स्टडी, उनका स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है। हमारा स्पेशलाइजेशन यही है कि हम रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, इन चीज़ों के बारे में अपने मैनेजमेंट को एडवाइस दें, उनको समझाएं कि ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आती हैं हमारे पास वो ये कि रिस्क को पहले पहचानें, समझें, आइडेंटिफाई कर सकें और इसको कैसे कंट्रोल करें ये भी। ऑल्दो ये एक आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है और अक्सर टीम वर्क होना भी चाहिए क्योंकि बहुत तरह के हज़ार्ड्स होते हैं। हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक नॉर्मल एजुकेशन लेकर या एक पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन लेकर आप हर फील्ड की एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। इसलिए टीम वर्क है ये, लेकिन फिर भी आप एज अ लीड रोल कि हर चीज़ एज रिक्वायर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए आपको रिस्क असेसमेंट पढ़ना ज़रूरी है। न सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, बल्कि आपको करना भी आना चाहिए। अगर आपकी टीम रिस्क असेसमेंट कर रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ गलती है या कैसे होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो हर एक चीज़। सो इसलिए हम जब रिस्क असेसमेंट पढ़ते हैं
तो हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारा एक टारगेट ये भी है यहाँ पर कि ये रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि रिस्क असेसमेंट आपको बनाना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या वैसे भी करना है, तो आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से उठाया कुछ, यहाँ से उठाया, यहाँ से कुछ उठाया। तो ये भी हमको जानना है कि कॉपी पेस्ट से आपके रिस्क कंट्रोल नहीं हो सकते। हर सिचुएशन अलग होती है, हर कंडीशन अलग होती है, सबके हज़ार्ड्स भी अलग होते हैं, है ना। ओके, हम ये भी क्या बोलते हैं यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्क असेसमेंट की वो बेसिक चीज़ें क्या हैं जो होना ज़रूरी है ना। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी 4-5 दिन का जो सेशन चलेगा, इसमें हम कई सेशंस में यानी कल जब हम शुरू करेंगे तो कल हमारी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। पार्ट बाय पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो साथ में नोटबुक लेकर और उसको पढ़ के, है ना, उसको नोट भी करते रहें और उसको प्रैक्टिस करते रहें। हम डेली कुछ टास्क भी देंगे, उन टास्क के थ्रू आप अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। लास्ट डे में हम एक रिस्क असेसमेंट बनाएंगे भी। हम आपको कुछ टास्क देंगे, आप पूरा पढ़ने के बाद खुद भी बनाएंगे उसको। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं आप उसमें शेयर भी करिए, और शेयर करने के बाद हम उसको चेक भी करने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर जो कमियां हैं वो उसको आइडेंटिफाई करके, ताकि आप एक्चुअली में कॉम्पिटेंट बन सकें। क्योंकि करना आपको ये टास्क है, या कोई करके दे रहा है, इसको चेक करना भी आपका काम। तो इसलिए जो है आप ये रिस्क असेसमेंट की प्रैक्टिस करना, ताकि आप कॉन्फिडेंट भी फील कर सकें कि हाँ मैं खुद कर लूँगा। यानी आप फील्ड में हैं, कोई आया कि सर ये एक्टिविटी होनी है, उसका रिस्क असेसमेंट बना दीजिए। अब रिस्क असेसमेंट बनाने में जिसको नहीं आता उसको टेंशन हो गई। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर को जानता हूँ जो पढ़ के जाते हैं और इन सब चीज़ों में चूँकि वो बहुत ध्यान नहीं देते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। फील्ड में जाकर जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या ऑर्गेनाइजेशन आपसे बोलती है, मैनेजमेंट आपसे बोलता है कि इस एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट बनाना है, फिर वहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर वो घबराते हैं, फिर वो इससे उससे पूछते हैं, अलग अलग तरह से नेट पे अवेलेबल है वहाँ से कुछ कॉपी करते हैं। इस तरह से करके वो अपना काम चलाने की कोशिश करती हैं। इससे अच्छा है कि आप सीख लीजिए, अब कोई भी वर्क सिचुएशन आए आप खुद कर सकें। ये बेसिक हमारा ही पर्पस है यहाँ पर। दूसरा, जब आप ये करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। तो वो लेवल जब आप आ जाएगा कि आप खुद असेसमेंट बना सकेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो आपको ये बहुत सारे इश्यूज आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। वो जो कॉन्फिडेंस होता है किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के अंदर या उस कॉम्पिटेंट आदमी के अंदर, जो उसको आगे बढ़ाता है, वो मतलब बोल्डली कह सकता है हाँ आई विल मेक इट, या इसके अंदर इसका हम असेसमेंट बनाएंगे इस तरह से। न सिर्फ वो बनाता है बल्कि वो लोगों को सिखाता भी है, टीम को भी लीड भी करता है। तो हमको उस कॉम्पिटेंसी लेवल पे जाना है अपने इस छोटी सी ट्रेनिंग के साथ। ये ट्रेनिंग जो हम करा रहे हैं ये कई चैनल्स पे चल भी रही है। इसके अलावा हम इसको यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो दोबारा उसको देख सके, है ना। जिसने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब ना किया हो उसको वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। पैसिफिक सेफ्टी के नाम से यूट्यूब में चैनल है, उसमें और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो भी आपके बहुत काम की। पर टू मेक यू कॉम्पिटेंट, ये हमारा एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। हमारा एम भी यही है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी जहाँ पर भी है, एक्सीडेंट कंट्रोल हो, लोगों की जान ना जाए, चोट ना लगे, है ना। कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आपको फिजिकली या किसी भी तरह से नुकसान हो या आप ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। आपका पर्पज़ भी ये होता है, आपको हायर भी इसीलिए किया जाता है ना। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है। आप जब खुद इस लेवल पे आ जाएंगे तो न सिर्फ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कामयाब इंसान होंगे, प्लस आप सोसाइटी में जो बहुत लोग इस पर्टिकुलर इशू की वजह से, इस रिस्क असेसमेंट के प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। आपका गलत असेसमेंट करना या आपका आइडेंटिफिकेशन रिस्क का सही ना होना या उसके हिसाब से कंट्रोल मेजर्स सही अप्लाई ना होना, ये बहुत सारी एक्सीडेंट की वजह बनता है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप पाते हैं कि हाँ इसमें यहाँ कमी थी, यहाँ कमी, यहाँ इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ।
तो एक्सीडेंट होना खाली एक्सीडेंट नाम काफ़ी नहीं है, उसके साथ बहुत सारी जान, आपकी बॉडी है ना, आप जो लोग जिनको चोट लगती है उनको भी, प्लस उनके बैकग्राउंड में जो लोग रोते हैं, कराते हैं, दर्द होता है, उन सब को हम इस छोटे से प्रोसेस से ख़त्म कर सकते हैं। जितना अच्छा रिस्क असेसमेंट होगा, जितना टू द ग्राउंड होगा, टू द वर्क होगा, उतना ही आप अपने वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। सो हम इस ट्रेनिंग में क्या सीखने वाले हैं ये कुछ दिनों के अंदर, ये मैं पहले आपको बता दूं। पहला, रिस्क असेसमेंट कितने तरह के होते हैं। रिस्क असेसमेंट तो जो हम समझ रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं, बहुत तरह के रिस्क असेसमेंट होते हैं। हम उन सारे टाइप्स को भी जानने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक। इसके अलावा जैसे ये है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, जेनरिक है, स्पेसिफिक है, उसके अलावा डायनेमिक है, सारे के सारे बहुत तरह के रिस्क असेसमेंट हैं। हम सबको थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस ये सारा नहीं है, हमारा फोकस वही है जो आमतौर पे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन इन सब को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा कहीं ना कहीं। तो बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद रीजंस, लीगल रीजंस क्या है जिसकी वजह से हमको रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है, देयर आर सम स्पेसिफिक लीगल रीजंस जिसकी वजह से हमको रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक। लीगल रीजन एंड अदर रीजंस, लीगल रीजंस के अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। उन डेफिनेशन को जानना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है उन डेफिनेशंस पे या उन चीज़ों पे बेस है। उन बेसिक टर्म जैसे हज़ार्ड किसे कहते हैं, रिस्क किसे कहते हैं, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, नियर मिस किसे कहते हैं, तो इस तरह ये सब चीज़ें, इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। जब असेसमेंट करते हैं तो जिस जगह के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए करते हैं, अगर वो पर्पज़ अगर उसके हिसाब से सूटेबल नहीं होगा और सफिशिएंट नहीं होगा तो उस रिस्क असेसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। आपने कुछ मोटी मोटी बातें लिख दी, दैट इज़ नॉट इनफ। तो सूटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट किसे कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, हमारा तकरीबन इस स्टेप्स रिस्क असेसमेंट 2 दिन जाएगा, और यही आपके वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके काम आएंगी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ख़ास तौर से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, अगर आप सीरियस हैं इस ट्रेनिंग के लिए तो अपनी नोटबुक लेके, पेन लेके बैठिएगा, चीज़ों को नोट करिएगा। उसको जैसे आज क्लास ख़त्म होगी तो उसको हम अपलोड भी कर देंगे। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो आप उसको देख सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और फेसबुक या जो भी चैनल से आप देख रहे हैं उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले दिन पहले उसको क्लेरिफाई करने के लिए। ठीक। स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, जैसे हाउ टू फाइंड द हज़ार्ड्स, हज़ार्ड्स को कैसे फाइंड, सबसे बड़ा इशू हमारा यही है कि हज़ार्ड्स समझ में नहीं आते कि कैसे फाइंड आउट करें। तो सारी टेक्निक्स, वो सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द हज़ार्ड्स। उसके बाद रिस्क को कैसे इवेल्युएट करें, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, ये जो सब चीज़ें, ये भी हम सीखेंगे इसमें। उसके बाद रेजिडुअल और क्या बोलते हैं ये टॉलरेबल और एक्सेप्टेबल रिस्क किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक। देन उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। रिस्क को आइडेंटिफाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रिस्क को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। और रिस्क कंट्रोल की पूरी हायरार्की है, यानी सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है रिस्क को कंट्रोल करने का, या उससे नीचे कौन सा तरीका हो सकता है, या उससे नीचे नहीं, बेस्ट ऑप्शन सबसे पहले आप ट्राई करते हैं कि ये रिस्क ख़त्म ही हो जाए, है ना। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसके नीचे क्या तरीका हो सकता है, फिर उसके बाद कैसे, ये पूरा हायरार्की ऑफ कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल, ये हम पूरा स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। ठीक। और यही वो स्टेप है जो आमतौर पे बहुत सारे एग्जाम्स में, जो ब्रिटिश एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें आप इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसलिए भी आपको जाना जरूरी। इसके अलावा वर्क प्लेस में भी आपको जब रिस्क को कंट्रोल करने की बात करते हैं आप, तो उस हायरार्की को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज उस रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या उसका जो आपका पर्पज़ है बेसिकली रिस्क कंट्रोल का, एक्सीडेंट कंट्रोल का, एक्सीडेंट प्रिवेंशन का, वो हमारा फेल हो जाएगा। तो इसलिए हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल भी हमको जानना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को हम करना शुरू करेंगे, यहीं पे बोर्ड पे हम करेंगे भी,
है ना, और आप भी करेंगे मेरे साथ, है ना। उसमें हम टाइम लेंगे, एक चीज़ बताएंगे, फिर उसको आप करिएगा, अपने थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी इसके अंदर, कुछ प्रैक्टिस भी होगी। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप रिस्क असेसमेंट भी करेंगे। ओके, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। ओके, और वो कौन सी स्पेशल कंडीशंस हैं जो रिस्क असेसमेंट में आमतौर पे लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से असेसमेंट फेल हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी हम स्टडी करेंगे उन स्पेशल कंडीशंस को, जिसको आपको हर आदमी को, स्पेशली जो रिस्क असेसर्स हैं या जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको दिमाग में रखना चाहिए। जनरली हम एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो जनरल वर्क प्लेस कंडीशंस को देखते हैं, हेल्दी वर्कर्स ऐसे ऐसे इनको देखते हैं, लेकिन उन्हीं वर्कर्स में कोई ऐसा भी होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा, टेम्पररी डिसेबलमेंट होगा, डिसेबल होगा, या कोई परमानेंट भी हो सकता है, या बूढ़ा आदमी भी हो सकते हैं वहाँ पे, भाई कोई अच्छा इंजीनियर है, एक्सपीरियंस है, वो 60 या 60 प्लस भी हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब असेसमेंट करते हैं तो नॉर्मली हम ऐसे लोगों को या ऐसी कंडीशंस को भूल जाते हैं। तो उन कंडीशंस को हमको दिमाग में रखना है, और ये भी जब असेसमेंट करेंगे, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे, तो उनको भी दिमाग में रखना है, तब हमारा ये असेसमेंट पूरा होगा। अदरवाइज आपने जनरल वर्क प्लेस असेसमेंट तो कर लिया, रिस्क को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो लोग जो इस तरह से ज़्यादा जिनको नुकसान हो सकता है उसको भूल गए, तो एक्सीडेंट का सारा पर्पज़ या इसका रिस्क असेसमेंट का पर्पज़ ही खत्म हो गया। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम जो अलग अलग टाइप के रिस्क असेसमेंट के फॉर्मेट्स हैं, ये भी बहुत कन्फ्यूजन है। आप जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, लोग जो हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करते हैं, तो उनके साथ ये मसला होता है कि उन्होंने एक असेसमेंट का फॉर्मेट उनके यहाँ पाया जाता है, दूसरी जगह गए वहाँ पे कुछ और फॉर्मेट, उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कुछ 2-4 अलग अलग तरह के फॉर्मेट जानने की कोशिश करेंगे, या अपने आप एक फॉर्मेट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हम भी पूरा पढ़ लेंगे तो हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि एक रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट कैसे डेवलप किया जाएगा वो हम खुद कर सकें अपने वर्क प्लेस या कंडीशन या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ये हम सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, नोटबुक तैयार है आप लोग की, पेन तैयार है, ठीक। अब आप नोट्स बनाते चले आइए, धीरे धीरे जो जो आप सुनते हैं समझते हैं आपको लगता है उसको करते चले आइए, ठीक। ओके, पहला सवाल, हम रिस्क को मैनेज क्यों करें। रिस्क, देखिए ये दो चीज़ें, एक रिस्क असेसमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है, दो अलग अलग टर्म्स हैं। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए रिस्क दो तरह से मैनेज किया है, 2-3 तरह से मैनेज किया जाता है। एक तो रिस्क रिटेन कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और बहुत ही मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जहाँ बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे वो कई तरह से रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। ऐसे रिस्क जो अनअवॉइडेबल हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, उसको उस रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। कुछ का इंश्योरेंस करा दिया जाता है और कुछ रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अभी 3 बातें हो गई। रिस्क एग्जांपल के तौर पर, एक कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना है। अब स्कैफोल्डिंग इरेक्शन या डिसमेंटलिंग एक बहुत खतरनाक एक्टिविटी है, हाई हज़ार्ड एक्टिविटी है, जो इसमें वर्क एट हाइट भी इन्वॉल्व है। इसमें वो जो मटेरियल है वो भी बहुत हैवी होता है, गिर गया किसी के ऊपर तो भी इशू है, उसको लिफ्टिंग या हर चीज़ उसके लिए मुश्किल है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि रिस्क को मैनेज करना ये एक अलग चीज़ है और रिस्क असेसमेंट दूसरी चीज़ है। पहले रिस्क मैनेजमेंट आप समझ लीजिए। रिस्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रिस्क हैं, नहीं सब रिस्क एक जैसे नहीं होते। कुछ रिस्क तो ऐसे हैं जो हर जगह पाए जाएंगे, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही पाए जाएंगे, वो हर जगह नहीं पाए जाएंगे।
जैसे फायर का इशू है, तो फायर का इशू चाहे वो किसी ऑफिस में काम हो रहा हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम हो रहा हो, कि कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग हो वहाँ पे काम हो रहा हो, कोई रेस्टोरेंट हो, यानी कहीं पे भी जाएंगे तो फायर का इशू रहेगा। ये तो कॉमन इशू है ना। कहीं लेकिन जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रक्स की बहुत बड़ी कंपनी है या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो उसमें इस फायर के अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो कंस्ट्रक्शन में नहीं पाए जाएंगे। लॉन्ग ट्रैवलिंग है, लंबी लंबी दूरी तक, है ना, कंटिन्यूसली वाइब्रेशन हो रहा है, गाड़ी चल रही है, तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक रिस्क हैं, उससे जुड़े हुए हज़ार्ड्स हैं, वो ऑफिस में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन ऑफिस के रिस्क वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। कुछ कॉमन है और कुछ स्पेसिफिक टाइप के हैं, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब हम जब रिस्क मैनेज करते हैं तो इन चीज़ों को पहले इकट्ठा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो हम मैनेज कर लेंगे। हमारे वर्कर्स या हमारे एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने कंपिटेंट है, कितनी उनको नॉलेज है, कितनी ट्रेनिंग है, क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं हम, ये चीज़ जानना। तो वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अगर अच्छा कल्चर है तो उनको प्रॉपर इंडक्शन देना, अच्छे लेवल का, आपके अच्छा ट्रेनर भी है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, प्लस आपकी जो इंडक्शन प्रोसेस है, सेफ्टी इंडक्शन प्रोसेस, जब पहली बार आदमी आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उसको आप रख कर हर तरह की टॉपिक्स पे उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। फिर स्पेसिफिक जो काम कर रहा है वो उसके बारे में, यानी अगर कोई कारपेंटर है तो कारपेंट्री से वर्क से जो जुड़े हुए जो हज़ार्ड्स हैं उसके बारे में बताना, इस तरह से पूरा आप एक उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं। फिर उस पर्टिकुलर इंडक्शन के अलावा उसको जॉब स्पेसिफिक या स्किल ट्रेनिंग अलग से देते हैं किसी अच्छे सुपरवाइज़र, कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र के अंडर में, ताकि वो चीज़ सीख जाए। तो इस तरह से मतलब ये सब हर जगह नहीं होता, लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे सेफ्टी कल्चर अच्छा होता है, मैनेजमेंट सीरियस होता है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की वैल्यूज़ मालूम होती हैं, तो वो लोग ये करते हैं। वहाँ पर जब इस तरह काम किया जाता है तो आप भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं ये गलतियाँ नहीं करेंगे, यानी वो स्मोकिंग नहीं करेंगे कहीं पर भी खड़े होकर, वो गंदगी नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि काम ख़त्म हुआ और सारा वेस्ट इकट्ठा किया और एक जगह स्किप में डाल दिया, है ना। स्मोकिंग ना हम करेंगे ना हम करने देंगे, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग तरीके से इंडक्शन के प्लस और दुनिया भर की, तो आप अपने वर्कर्स पे भरोसा करते हैं। अब आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर लेंगे, रिस्क को हम रिटेन कर लेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कहाँ करेंगे? वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि जितना इंश्योरेंस आप कवरेज लेने की कोशिश करेंगे उतना प्रीमियम देना पड़ेगा आपको, उतना पैसा देना पड़ेगा, तो आपकी कंपनी के बजट से जाएगा वो। तो उस बजट से बचने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को कहते हैं भाई ये सब रिस्क जो है वो हम रिटेन कर लेंगे, हमको इसका इंश्योरेंस चाहिए, हमको इन एक्टिविटीज़ का या इन पर्टिकुलर एरियाज़ का इंश्योरेंस चाहिए। तो आपने क्या किया, रिस्क थोड़ा सा वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ रिटेन कर लिया, कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। या जैसे मैंने स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल दिया था आपको, स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग या स्कैफोल्डिंग का सारा काम ये आप अपने वर्कर से कराएंगे तो सारे हज़ार्ड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर बहुत कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी टीम है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हैं, आपने किसी स्कैफोल्डिंग कंपनी को हायर किया और सारा रिस्क उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब स्कैफोल्डिंग से आपका ताल्लुक नहीं। ये इस तरह से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिस्क हैं सबको मैनेज कर लिया, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को इंश्योर कर दिया, किसी को रिटेन कर लिया। ठीक, ये रिस्क मैनेजमेंट है। इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल HSE एलिमेंट्स। आप एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल अब इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सोचिए भी और इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, अपने मैनेजमेंट डिस्कस करने की कोशिश करिए, जितनी कॉम्पिटेंसी, और खुद भी अंदाज़ा करिए जो फील्ड में काम कर रहे हो कि असेसमेंट ये रिस्क जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना कॉम्पिटेंट लोग बना सकते हैं, उतने एक्सीडेंट में कमी आएगी। ज़ाहिर है आपका बजट जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन का है, इमरजेंसीज़ का है, वो सब कम हो जाएगा, इंश्योरेंस को भी आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये एक तरीका। ठीक, दूसरा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द इंसिडेंट प्रिवेंशन। रिस्क असेसमेंट जो है या रिस्क मैनेजमेंट, ये वन ऑफ द, क्योंकि एक्सीडेंट, अच्छा बहुत से लोग समझते हैं कि एक्सीडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क। ये भी बहुत एक मतलब कह लीजिए कल्चर बना हुआ है कि जब काम होगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग, हमारा जो कल्चर है, हम लोग ये समझते हैं, खासकर ये जो
डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि एक्सीडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क, एक काम होगा तो एक्सीडेंट तो होगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, इट्स अ प्योर मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा मैनेजमेंट है, एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा। इतनी बड़ी वो बुर्ज खलीफा बनी, एक्सीडेंट नहीं है। 10 फ्लोर की 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, उसमें आदमी मर जाता है। इसका मतलब मैनेजमेंट का इशू है, वर्क कल्चर नहीं है कि हाँ वो तो ऊंची हाइट पे अगर 10 फ्लोर पे 2 आदमी मरेंगे तो 100 फ्लोर पे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो ये जो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है, खासकर उन कंट्रीज़ में जहाँ पर हम किस्मत की बात करते हैं और लक की बात करते हैं, ऐसा वैसा, ऐसी जगह पर ये बहुत पाया जाता है कि एक्सीडेंट होगा। इसीलिए बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं कि होने दो, या होता है, या ऐसा होएगा ही, उसलिए वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। हालांकि यही चीज़ आप यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जाए या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप प्योर मैनेजमेंट सिस्टम पाएंगे कि हम हर तरह के एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाई गुड रिस्क मैनेजमेंट या गुड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द इंसिडेंट प्रिवेंशन। अगर अच्छा सिस्टम होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो आप अपने वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये एटीट्यूड जो हम बात करते हैं, ये इसी तरह का एटीट्यूड होता है ना कि मुझे कभी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हेलमेट लगाए गाड़ी, बगैर हेलमेट लगाए गाड़ी चलाता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, एटीट्यूड होता ना ये। या वो जो वर्क प्लेस पे जो ग्राइंडिंग कटिंग करते हैं विदाउट गार्ड, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, अरे मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, तुम 4 दिन के आए हुए आदमी हमको समझाओगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये बदलने की ज़रूरत है। इस रिस्क प्रिवेंशन में आप इन सब चीज़ को इंक्लूड करते हैं। होता क्या है, जब हो जाता है तब कोई फ़ायदा नहीं है। अब आदमी गिरा पड़ा है, उसके सिर पर चोट लगी है या मर गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो पहले तो रिस्क असेसमेंट पहले किया जाता है। किसी भी चीज़ को रिस्क को एसेस करना, रिस्क को मैनेज करना, ये पहले का काम है, बिफोर प्रो एक्टिव अप्रोच है। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया अब क्या करना, बाद में तो इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उसके बाद रिएक्टिव अप्रोच आप अपनाएंगे। आपका काम क्या है एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, उन सारी चीज़ों को जो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है पहले ही आइडेंटिफाई करके कंट्रोल कर लेना, ताकि वो नौबत ही ना आए, ये एटीट्यूड ही डेवलप ना हो। ओके, कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हम रिस्क मैनेजमेंट जो बात कर रहे थे, अ प्लान्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, monitoring and controlling risk which adds value to the business, risk management। ठीक, रिस्क असेसमेंट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, कोई ऐसे एक डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये फिक्स, देयर कुड बी मैनी डिफरेंट, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें सब में इसमें सेम होंगी, है ना। क्या चीज़ है, जस्ट अ मिनट। प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एन इन्वेंट्री for action and form the basis for implementing control measures, ये एक डेफिनेशन है। अच्छा, अभी हम ये और भी देखेंगे डेफिनेशन, रिस्क असेसमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन देखेंगे हम अभी, और सब की सब सटीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये अच्छी है, बहुत नहीं, एवरी डेफिनेशन इज ओके। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट इज, ये मैंने बनाई है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। बेसिक जो उसके कंपोनेंट्स है वो आपको मालूम होने चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये डालेंगे, बाकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, बहुत टेक्निकल हो सकती है, बहुत सिंपल हो सकती है, कुछ भी। रिस्क असेसमेंट इज अ फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स इन द वर्क और वर्क प्लेस, कॉमा यहाँ पे मिस है, इवेल्युएटिंग दैम एंड फाइंडिंग आउट कंट्रोल मेजर्स और स्टेप्स टू ब्रिंग दोज हजार्ड्स एंड रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। या तो एलिमिनेट कर दीजिए या एटलीस्ट उस लेवल पे ले आइए जहां पर आप रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल रिस्क कौन सा होता है, सारे हजार्ड्स और रिस्क अवेलेबल हैं रोड पे, मैं बता दूं आपको एक्सेप्टेबल रिस्क और क्या नॉन एक्सेप्टेबल रिस्क। रोड पे आप जाएंगे तो
कहीं से कार आएगी, ट्रक भी आएगा, ट्रैक्टर भी चलेगा, बाइक भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी, कभी कहीं कहीं जानवर भी घूमते फिरते नजर आएंगे। रोड वही है, यानी ये सारे हज़ार्ड्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे रोड पे, आपको उसी पे चलाना है। अब आपके पास बाइक चलाना है या आपको कार चलाना है या कोई भी चीज़, आप अगर नहीं एडल्ट हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कॉम्पिटेंसी है, तो आप उसी रोड पे जैसे सैकड़ों और हज़ारों लोग चला रहे हैं आप भी चलाएंगे, है ना। आप चला रहे हैं गाड़ी, कहीं ब्रेक लगा रहे हैं, कहीं एक्सीलेटर दबा रहे हैं, कहीं साइड से निकल जा रहे हैं, कहीं रुक जा रहे हैं। वो रिस्क जितने भी थे ना रोड के, वो सारे आपने एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि आपको मालूम है किससे क्या हो सकता है। उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने और उसके हिसाब से आपने एक्शन लिए, तो रिस्क आर ऑलरेडी देयर, बट नाउ यू हैव accepted because of your competency, because of your training, because of your education, practice। हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे, यही चीज़ सेम, वही रोड है, वही हज़ार्ड्स है, सब कुछ वही है। आपका छोटा भाई है 10 साल का, 11 साल का, वो भी चाह रहा है कि मैं भी बाइक चलाऊंगा, लंबा हो गया है, आप कहेंगे नहीं, उस आपके लिए वो रिस्क इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको मालूम है कि ये रिस्क अगर गाड़ी लेके जाएगा तो इसको प्रैक्टिस नहीं है, मेंटल इतना डेवलपमेंट नहीं है, इमेच्योर है, लाइसेंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो सिर्फ कॉपी कर रहा है कि हाँ बटन दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर गियर लगाएंगे ऐसे करके पैर से और यूँ करेंगे चल जाएंगे। वो सारी जो चीज़ें हैं वो कॉपी कर रहा है, लेकिन वो किस रेशो में कब क्लच दबाना है या एक्सीलेटर दबाना है या कब ब्रेक दबाना है उसका अंदाज़ा नहीं है। तो गाड़ी लेगा और अचानक से तेज़ चलाएगा, कभी सामने कोई हज़ार्ड आ गया, घबरा जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो सारे हज़ार्ड सेम है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है, उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल का मामला है। ठीक, तो जब भी आप असेसमेंट करते हैं तो जितने भी हज़ार्ड्स अवेलेबल हैं उनको इस लेवल पे लेके आने की कोशिश करते हैं कि या अपने आप को इतना अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू और सुपरविजन के थ्रू या अच्छे इक्विपमेंट टूल मटेरियल के थ्रू, कि वो सारे हज़ार्ड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए और आप उसको एक्सेप्ट करके काम कर सकें। तो रिस्क असेसमेंट ये प्रोसेस है जो इन सारे हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और आपको इतना कॉम्पिटेंट बनाता है या उसको इतना कंट्रोल करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और काम करते हैं। तो ये आपका रिस्क असेसमेंट है एक छोटा सा। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन हैं। ठीक, ये देखिए एक डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन सही है, एक तो नहीं है, बहुत सारी, मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट कुड कॉज हार्म टू पीपल सो दैट यू कैन वे अप whether you have taken enough precautions or should do more। तो ये तरीका हो सकता है, यानी केयरफुली आप हर चीज़ को एग्जामिन करते हैं कि क्या गलत हो सकता है क्या, और उसको आपने कंट्रोल करने के लिए पूरा हर तरह से आपने कंट्रोल मेजर लिए हैं कि यानी ट्रेनिंग एक कंट्रोल मेजर हो सकता है, अच्छे टूल्स इक्विपमेंट मटेरियल ये भी एक क्या बोलते हैं कंट्रोल मेजर हो सकता है, अच्छा सुपरविजन भी एक कंट्रोल मेजर हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल मेजर में आती हैं। उसके बाद द एम इज़ टू मेक श्योर दैट नो वन गेट्स हर्ट और बिकम इल। रिस्क असेसमेंट का एक बड़ा पर्पज़ क्या होता है, किसी को चोट न लगे, कोई बीमार ना पड़े। आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा केमिकल है या कोई ऐसा प्रोसेस है या काम करने का तरीका ऐसा है कि कमरे में दर्द ना हो या शोर सुनते हुए उसका कान खराब ना हो जाए, या वाइब्रेशन है या कुछ और भी है, कोई डस्ट है, कोई केमिकल है, उसको उठाना, उसके बॉडी पे लग जाना या उसको इनहेल करना, हर एक चीज़, वो सारी की सारी चीज़ ना। एम क्या है, टू मेक श्योर दैट नो वन गेट्स हर्ट, किसी को चोट ना लगे और या कोई बीमार ना पड़े। सारा पर्पज़ आपका रिस्क असेसमेंट का होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ में रिस्क असेसमेंट करना लीगल रिक्वायरमेंट है ना। काम करने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करना कि उस एक्टिविटी से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी को चोट तो नहीं लग रही, कोई इंसिडेंट तो नहीं होने वाला है, उसको पहले से आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल करना, ये इस प्रोसेस को नॉर्मली रिस्क असेसमेंट कहते हैं। और ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ओके, एक डेफिनेशन और भी देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट कुड कॉज व्हाट, इंजरी टू हार्म और हार्म टू द पीपल। इसके अलावा डैमेज टू इक्विपमेंट एंड प्रेमिसेस, डैमेज टू द एनवायरमेंट। ठीक, ये भी एक, ये सारी डेफिनेशंस हैं अलग अलग। एक तीसरी डेफिनेशन और भी देख लीजिए आप। इट्स अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स, डिटरमिन
पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स टू मिनिमाइज रिस्क एंड प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग कंडीशन। एक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? इट्स अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड डिटरमिन पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स। ये भी मतलब है कि जितने भी हजार्ड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, ये प्रोसेस है रिस्क असेसमेंट, जिसके थ्रू आप सारे हजार्ड जो अवेलेबल हजार्ड हो सकते हैं किसी एक्टिविटी में, वर्क प्लेस में, इक्विपमेंट में, मटेरियल में, उस जगह पर कुछ भी, उनको आइडेंटिफाई करें एंड डिटरमिन पॉसिबल कंट्रोल मेजर्स, और जितने भी कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं उनको भी मालूम करें, सो दैट रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड एंड प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ये भी इस तरह से आपने कई तरह की डेफिनेशंस देखी, सब में जो बेसिक एलिमेंट क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एक एलिमेंट था कि कोई भी तरीका हो, कोई भी डेफिनेशन हो, उसमें हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की बात की गई है। एक दूसरा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल मेजर्स की, इसकी बात की जाएगी। तीसरा, सो दैट अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कैन बी प्रोवाइडेड। तो ये दो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एंड कंट्रोलिंग हजार्ड्स। बाकी और एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, माइनस हो जाते हैं, जैसे इवैल्यूएशन करना है या सेवा प्रोवाइड करना है, लेकिन रिस्क असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिस्क को उसको कंट्रोल करने के तरीके खोजे जाते हैं। ये रिस्क असेसमेंट की बेसिक चीज़ है। कोई भी आपसे पूछे अगर व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क असेसमेंट, तो प्रोसेस है, एक तरीका है ना। अच्छा, ये हमारा डेली काम भी है। रिस्क असेसमेंट हम करते हैं ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो कब ब्रेक मारना है फ़ौरन कैलकुलेट कर लेते हैं, हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, कभी हमको तेज जाना है। हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है ये, दिन में हम 50 बार करते हैं। ये करते कि नहीं करते? वो असेसमेंट करते हैं, वो इनफॉर्मल तरीके से माइंड में कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब आप इसको फॉर्मल तरीके से करते हैं, जिसको हम फॉर्मल रिस्क असेसमेंट कहते हैं, वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट कहते हैं, इसको फिर हम पेन एंड पेपर पे उससे करते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? दो एलिमेंट क्या है बताया मैंने आपको रिस्क असेसमेंट के? आइडेंटिफाइंग व्हाट? हजार्ड्स। हजार्ड्स का मतलब अभी हम पढ़ेंगे। वैसे हजार्ड्स का मतलब हर वो चीज या कोई भी वो चीज जिससे नुकसान पहुंचता हो, एनीथिंग और एवरीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। अभी हम इसको आगे अगले एलिमेंट में ही पढ़ेंगे इसमें। तो मेन क्या बात है हमने बताई? एक ये रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है ना, काम करने का तरीका है जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कंट्रोल करने के तरीके आइडेंटिफाई करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक सेफ वर्किंग प्लेस प्रोवाइड हो सके। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। एम क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू एक्सप्लेन द लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है रिस्क असेसमेंट, तो इसको ये हमारा एम है कि जब तक असेसमेंट नहीं होगा तब तक काम इलीगल कहलाएगा। आप काम करना शुरू कर दिया, आपने उसका असेसमेंट नहीं किया, इसका मतलब द वर्क इज गोइंग, समथिंग इलीगल इज गोइंग ऑन। कि काम स्टार्ट हो गया, असेसमेंट किया नहीं, कंट्रोल मेजर है नहीं, इसका मतलब चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए। रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो एक्सीडेंट तो बढ़ेंगे ना। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पुअर कल्चर होता है वहाँ पे यही होता है। कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती, लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, रिस्क क्या है, हजार्ड क्या है उनको मालूम नहीं होता। वो काम करते हैं और कोई ऊपर से गिरता है, कोई बिजली के झटके से किसी को कुछ नुकसान होता है, कोई क्या बोलते हैं केमिकल वगैरह, उसमें उससे उसको नुकसान पहुंचाता है, किसी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपने कभी उसको आइडेंटिफाई किया ही नहीं, कभी इसको कंट्रोल करने की बात ही नहीं की। तो लीगल रिक्वायरमेंट एक हमारा एम ये है कि इस ट्रेनिंग के थ्रू या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस इलीगल प्रोसेस से बचा सकें। कि हर काम जो हमारे यहाँ हो रहा है उसमें जितने भी खतरे हमको मालूम है, हमने कंट्रोल किया हुआ है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, कुछ इशू आएगा तो बता सकते हैं कि हमने सारा रिस्क असेसमेंट किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। ओके, दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द टेक्निक्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। ये कौन करता है? ये हम और आप। एक हमारा एम ये भी है कि हमको आपको सबको ये टेक्निक मालूम हो, हमारे वर्क प्लेस में जितना हो सके हम इसको वर्कर्स तक पहुंचाएं, इंजीनियर सुपरवाइजर तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके ही इनपुट से आप आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं मालूम, आप तो
ऑफिस में बैठे हैं आप, जनरल एक्टिविटीज, लेकिन वो जो वर्कर काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर, उसको मालूम है इसमें क्या क्या हजार्ड्स है, या वो जो इंजीनियर या सुपरवाइजर उस काम को करवा रहा है, दे नो बेटर देन यू कि इस पर्टिकुलर काम में कितना हजार्ड है या कौन कौन से हजार्ड्स हैं। आपको तो पूरी एक्टिविटीज़ देखनी है, जनरल हजार्ड्स तो आपको मालूम है, लेकिन वो अपने काम के अंदर एक वेल्डर को आपसे कहीं ज़्यादा मालूम होगा कि वेल्डिंग एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड्स हैं, वो डेली प्रैक्टिकल कर रहा है उस चीज़ का। तो उनको इन्वॉल्व करना या उनसे उनको इसमें जो है इस प्रोसेस में लाना, या आप बताना कि ये तरीका है, अगर ऐसा हजार्ड आपको लगता है जो नुकसान है आप हमको बताइए, इसका असेसमेंट ज़रूरी है, अगर आपने असेसमेंट किया हुआ इसमें कमी है तो उसको रिवाइज भी करेंगे हम और नए कंट्रोल मेजर्स भी लेके आएंगे। सो रिस्क असेसमेंट टू प्रोवाइड द स्किल नॉलेज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द टेक्निक्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। हर आदमी को, इंजीनियर से बोला भाई आप अपने वर्क प्लेस का या अपने एक्टिविटी का असेसमेंट कर दीजिए, उनको बोला, आपने सबको इकट्ठा करके उसको और अच्छी तरह से बना दिया। ओके, देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कॉन्सेप्ट जो हम अभी समझ रहे हैं, अभी तो हम कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं ना, अभी हमने रिस्क असेसमेंट पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आउटलाइन, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं, ILO के लॉज क्या हैं, या किसी कंट्री के कौन से लॉ हैं जो रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, है ना ये। देन डिस्क्राइब द टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड, वो जो फॉर्मेट होता है इसमें कुछ क्या बोलते हैं, चार्ट्स होते हैं या कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होते हैं, उसमें क्या क्या भरना है, वो टेक्निक्स, कौन से कॉलम में क्या भरा जाएगा, ठीक, ये चीज़। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपका क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये भी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी ट्रेनिंग का, ठीक। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द हजार्ड रजिस्टर। अब जब हजार्ड रजिस्टर क्या होता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? आपके वर्क प्लेस में जितने भी पॉसिबल हजार्ड्स हैं, यानी पूरा रिस्क असेसमेंट का रजिस्टर कह लीजिए आप, यानी एक एक्टिविटी से जुड़े हुए हजार्ड्स और उसे कंट्रोल, वो अपने पूरा लिख लिया, पेज पलटा, रजिस्टर में दूसरा पेज आया, उसमें दूसरे हजार्ड, उससे पोटेंशियल जो नुकसान हो सकते हैं वो, और फिर उसके कंट्रोल मेजर्स, ये भी, ठीक। ओके, हम अभी क्या कर रहे थे, लीगल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर भी हमने लीगल रिक्वायरमेंट की बात की है, ठीक। लॉ या लीगल पर्सपेक्टिव क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी का, ये रिस्क असेसमेंट का। लॉ दो तरह के होते हैं, कॉमन लॉ और स्टेट लॉ। कॉमन लॉ जो हम लोग से जुड़ा हुआ है ना, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं, किसी को गाली नहीं देना, किसी को चोट नहीं लगाना, ना। आप अगर ये काम करेंगे, किसी को मारेंगे तो सीधे वो पुलिस के पास जाएगा, वो आपकी शिकायत करेगा। कॉमन लॉ जो हम लोग से जुड़े हुए, वो जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट लॉ, उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, ये पढ़ना। कॉमन लॉ ऑफ ड्यूटी, ये आपको मालूम है कि नहीं, रीजनेबल केयर ऑफ आवर नेबर्स। नेबर में आप, यानी आप एज अ प्रोफेशनल या आप एज अ खुद एज एन एम्प्लॉयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, और अब अगर इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं आप, तो आपके आसपास, आपके साथ में आपका दोस्त, कोलीग, साथ में काम करने वाले, टहलने वाले, वो लोग, ये सारे नेबर्स आपके हो गए। इनको हम नॉर्मली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होती हैं वो कैटेगरीज? आपके एम्प्लॉयज़, यहाँ पे चूँकि हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल बात कर रहे हैं, तो आप एज एन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात कर रहे हैं, तो एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ सेफ हो, है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उनकी केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको उनके आपके वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो पानी, ठंडा पानी पीने के लिए प्रोवाइड करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वॉशरूम, वेलफेयर फैसिलिटीज़, इमरजेंसी अरेंजमेंट, फर्स्ट एड, ये सब चीज़ें। तो वो जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी आपको केयर करनी है? रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर का मतलब क्या होता है कि उनकी केयर भी हो और बजट, दोनों को बैलेंस करना। तो रीजनेबल का मतलब कॉस्ट और रिस्क को बैलेंस करना और उसको सेव करना। विद इन अवेलेबल कॉस्ट यू हैव टू सेव दोज वर्क प्लेस और एक्टिविटीज और पर्सन।
तो 4 आदमी कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयज़, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपके यहाँ काम करते हैं, और इसके अलावा विजिटर्स, और फिर मेंबर ऑफ द पब्लिक। ठीक, ये सारे के सारे लोग, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना, उनकी केयर करना। रीजनेबल केयर ऑफ आवर नेबर विच इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको केयर करना, यानी उनको केयर कैसे करेंगे? आप असेसमेंट करेंगे, उसमें जो जो भी तरीके होंगे जिससे नुकसान पहुंच सकता है उनको आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करेंगे। ये इसकी बात आ गई। आपके एम्प्लॉयज़ को की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने भी वहाँ पर, यानी कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जिसको आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम पे दिया। जैसे आपकी बड़ी फैक्ट्री है तो आपके सिक्योरिटी जितनी भी है, 4 गेट्स हैं, तो आपने किसी सिक्योरिटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमारे यहाँ 4 सिक्योरिटी गेट्स हैं, उनको सिक्योर करना आपका काम है। आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और वो उसको कर रहे हैं। या सफाई करने के लिए आपने किसी एजेंसी को रखा हुआ है, या आपके यहाँ कुछ काम करना है, कोई मेंटेनेंस का काम है, कुछ नया काम करना है, उसके लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं, वो उसमें मास्टर है, उसका कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो। तो जिस वक्त वो आपके प्रेमिसेस में आ गए, गेट के अंदर आ गए, उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना, अंडर दिस कॉमन लॉ ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक, इसके अलावा विजिटर्स, आपके प्रेमिसेस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपकी साइट पे कोई घूमने के लिए आया है, कोई मिलने के लिए आया है, कोई बिजनेस के लिए आया, विजिट किया उसने, उसकी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की। जब वो गेट के अंदर आ गया, कुछ भी होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, इसके अलावा एक तीसरी, मेंबर ऑफ पब्लिक। मेंबर ऑफ पब्लिक मतलब आसपास जो भी लोग टहले, यानी आपकी फैक्ट्री है, आपकी बिल्डिंग बन रही है, ऊपर से कुछ गिर गया सड़क पे, कोई जा रहा था, ना वो आपका एम्प्लॉय है, ना वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ना वो विजिटर है, एक मेंबर है, पब्लिक आ रहा है, जा रहा है, उसकी केयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी किसी एक्टिविटीज़ से उसको नुकसान पहुंच रहा है तो सारे की सारा इशू आपके ऊपर आएगा। समझ रहे हैं? हर एक चीज़ जो उसको नुकसान पहुंचाएगी, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये क्या है? हमने लॉ की बात कर रहे हैं ना, कॉमन लॉ, इसमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन, अगर हम इंडिविजुअल हैं, यहाँ तो हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हम इसको हटा दिए, अगर वैसे भी हम एम्प्लॉय नहीं है, इस वक्त हम नॉर्मल, तो हम किसी को धक्का मार दें या हमसे किसी को चोट लग जाए, मेंबर पब्लिक को या अपने साथी को या हमको खुद को नुकसान पहुंचे, तो दिस विल बी अगेंस्ट लॉ, यानी यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए खुदकुशी हराम है। आप अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तीसरे चौथे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये कॉमन लॉ है। इस लॉ के अंडर में आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने आसपास जितने मैंने बताए सब इनकी केयर करना, और इस केयर करने की वजह से आपको अपने वर्क प्लेस का असेसमेंट करना होता है, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है कि ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा कि विजिटर को नुकसान पहुंचे, या एम्प्लॉय को, या कॉन्ट्रैक्टर को, या किसी को भी। इसलिए आप, ये लॉ है, इसलिए आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। और ये लॉ जो है ना, ये कॉमन लॉ, इस तरह का लॉ हर कंट्री में है। आप किसी भी कंट्री में नहीं कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो हम गाली देना मना, लेकिन वहाँ जाएंगे तो सबको गाली देना वहाँ पे अलाउड है, या थप्पड़ मारना या घूसा मारना अलाउड है, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। हर जगह जो एम्प्लॉयर है वो इसी तरह के कानून से बंधा हुआ है। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, ये कॉमन लॉ जो केयर करने की बात करता है, एक्सक्यूज नहीं है इसमें। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हमको मालूम नहीं था, हमने गलती से थप्पड़ मार दिया आपको कि ये गलत है, इलीगल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो ये रिस्क असेसमेंट करना इसलिए भी लीगल रिक्वायरमेंट है बहुत सी जगह पर। ठीक, ये नहीं, आपको रिस्क कंट्रोल करना है कैसे भी करके, है ना, क्योंकि आप ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपका एक बजट है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आप रिस्क कंट्रोल करने में लग जाए, आपको रिस्क कंट्रोल करना है, लो बजट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। पर्पज़ ये नहीं कि आप अच्छे हाई फाई मशीनें ही लेके आएँ, एडवांस चीज़ें लेके आएँ, सारा बजट उसमें चला जाए, नहीं। आपका पर्पज़ एक्सीडेंट कंट्रोल, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, रिस्क कंट्रोल, रिस्क प्रिवेंशन है। अब वो लो बजट से हो सकता है तो वैसे करिए, बट पर्पज़ क्या है? एक्सीडेंट शुड बी कंट्रोल्ड, रिस्क शुड बी कंट्रोल्ड। तो एक बैलेंस हो, है ना, रीजनेबल केयर, इसका मतलब ये होता है। ये जो हम बात करते हैं अभी
कि ड्यूटी ऑफ केयर क्या कहते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर यानी बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की बात हो रही, जिस कंट्री का भी सिटीजन है। जब आप बोलते हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो जैसे ही आप ये वर्ड बोलते हैं, या मैं इंडियन हूँ या कुछ भी, या अगर कोई चाइना में तो चाइना वाला, या कोई कहीं का भी, तो जब अपनी कंट्री की बात करता है तो कुछ जिम्मेदारियां भी साथ में ले लेता है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री ही ओड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर की। अगेन कि हमारी वजह से, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी वजह से, यानी हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट हम सबकी केयर करेंगे। आई ओ दैट आई विल केयर, इट्स माई ड्यूटी कि मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ड्यूटी ऑफ केयर ओड। ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच, अगर आपने वो ब्रीच किया, तोड़ दिया, नहीं माना, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो जो नुकसान होगा वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हैं आप, वहां पर एज एन एम्प्लॉयर आपकी ये ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ केयर ओड, ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच एंड लॉस सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट। ये जो है ये सब लॉ है, ठीक। इसी लॉ के तहत आप रिस्क असेसमेंट करते हैं कि किसी भी को भी नुकसान ना पहुंचे, चाहे हेल्थ को, चाहे उसकी सेफ्टी को, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको करने के बाद एक ब्रेक देंगे, फिर नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, ठीक। इसमें a ladder on which a roofing contractor is working at commercial center is struck by a forklift truck driven by a FLT driver throwing the contractors off his ladder। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, एक कॉन्ट्रैक्टर, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब छत बनाना, मेंटेन करने वाला, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कमर्शियल सेंटर में छत का कुछ मेंटेनेंस का काम था। रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसके आदमी वहाँ पर लेडर लगा के काम कर रहे थे। उधर से कोई फोकलिफ्ट ट्रक मालूम है ना आप लोगों को, सामान उठाने के लिए उसमें दो फोक बने रहते हैं जी, तो फोकलिफ्ट कहते हैं उसको। तो वो जा रहा था और वो किसी और कंपनी का था, जिस सेंटर पे जो कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ था वो उसका एम्प्लॉय था, मतलब मेन प्रीमिसेस किसी और का है। उसमें मेंटेनेंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, वो कॉन्ट्रैक्टर सीढ़ी लगा के ऊपर काम कर रहा था। तो जो जिसने बुलाया था उस कॉन्ट्रैक्टर को, उसका एम्प्लॉय वो अपने फोकलिफ्ट जा रहा था, उसका वो टकरा गया किससे, उस लेडर से, आदमी गिर पड़ा, है ना, बाय एफएलटी ड्राइवर थ्रोइंग द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज लेडर, उस पे से गिर पड़ा वो, ठीक है ना। द कॉन्ट्रैक्टर सफर अ ब्रोकन आर्म एंड सुपरफिशियल कट्स एंड ब्रूसेस, उसको चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ये एक सिनेरियो है छोटा सा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि अभी हम ड्यूटी ऑफ केयर की बात कर रहे थे ना, इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु ओज हु अ ड्यूटी ऑफ केयर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर, उस ड्यूटी ऑफ केयर किसकी थी, कॉन्ट्रैक्टर या जो क्लाइंट जिसने बुलाया था कॉन्ट्रैक्टर को। क्योंकि आदमी की वो जो ऊपर से गिरा उसको चोट लगी ना, तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं पढ़ा, पूरे ड्यूटी ऑफ केयर पढ़ा ना, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ी है। यानी अगर ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कोर्ट में चला जाएगा, आपसे क्लेम भी करेगा कि मुझको जो है यहाँ पे आया और मुझे चोट लग गई, ये सेफ प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसका असेसमेंट क्यों नहीं किया गया। जो लॉयर है, वकील, तो ये बोलेगा ना कि ये इसको बुलाया यहाँ पे काम करने के लिए, या काम कर रहा था, ये गिर पड़ा, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर जो है उसको सेव करे, उसके लिए असेसमेंट करे, है ना, बाय लॉ मैं क्लेम कर रहा हूँ। अब वो जो क्लेम कर रहा है ना, ये बात यहाँ पे हो रही है कि हु ओज हु अ ड्यूटी ऑफ केयर। पहला क्वेश्चन कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यूटी ऑफ केयर की, कॉन्ट्रैक्टर की या उस क्लाइंट की। दूसरा, वुड अ क्लेम फॉर कंपनसेशन सक्सीड, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है या क्लाइंट दोनों ही क्लेम के लिए उन्होंने भरा अगर, तो क्या उनको मिलेगा क्लेम। सवाल छोड़ा, सोचिए थोड़ा 2 मिनट के लिए जी। कुछ भाई, पहला सवाल ये है कि ड्यूटी ऑफ केयर किसकी थी आपके हिसाब से, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, सब लोग एग्री हैं। लेकिन वो एम्प्लॉय तो उसको कॉन्ट्रैक्टर का था, तो उसका एम्प्लॉयर तो कॉन्ट्रैक्टर हुआ, तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है। देखिए यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई,
वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सेफ प्लेस पर वर्क प्रोवाइड करना, क्योंकि उसके प्रेमिसेस पे हमने पढ़ा था ना कि आपके प्रेमिसेस में कोई भी आएगा कॉन्ट्रैक्टर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होगी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। हमने इसमें ये भी तो पढ़ा था कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, मेरे एम्प्लॉय को, मेरे किसी को। तो उसी लॉ के अंडर में दो के दोनों फंसे, दोनों को रिस्क असेसमेंट करना चाहिए था, दोनों को हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए था, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करना चाहिए था, तब काम स्टार्ट करना चाहिए था। तो ना इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, तो क्लेम किसी को नहीं मिलेगा, दोनों को फाइन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ चलो हम क्लेम लेंगे भाई इसको दे देंगे, नहीं, दोनों को ब्रीच ऑफ लॉ जो हमने पढ़ा था, ड्यूटी ऑफ केयर ओड, ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच एंड लॉस सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट, तो सारा नुकसान कौन भरेगा? ये दोनों मिलकर भरेंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, दोनों ने रिस्क असेसमेंट नहीं किया, उस वर्क प्लेस को सेफ नहीं किया। ठीक।